मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल फ्लेज बजट पेश हो चुका है। बजट में कई तरह के जो हैं प्रावधान और कई तरह के एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान जी। सर, जी मीडिया पर स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे आज का जो वित्त वर्ष 26 के लिए बजट पेश हुआ, किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं? नहीं, बजट में खास करके तीन पहलू जो मुझे पसंद आए। एक तो ये कि फिस्कल डेफिसिट को 4.4% पे रखा है, और जो उम्मीद थी कि 4.9% पे 2024-25 में एक तरह से सरकार उसको रोक पाएगी, उसको 4.8% लेके आया। तो मुझे लग रहा है कि अपनी जो खर्चे हैं कंपेयर टू आमदनी उन्होंने कम किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि जो मध्यम वर्ग है उसके हाथ में ज़्यादा पैसे दिए हैं क्योंकि टैक्स कम किया गया है। 12.75 लाख रुपीस जब जो सैलरीड क्लास है उसके हाथ में जब तक 12.75 लाख रुपीस एक महीने में 1 लाख से अधिक रुपये की जब तक तनख्वाह नहीं आती है तब तक आपको टैक्स नहीं भरना है, तो बहुत वो भी अच्छी बात है, जिससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और तीसरा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम बना है पिछले थोड़े एक सालों में, जहाँ पर केंद्र सरकार बहुत अच्छे रोड्स, मेट्रोज और ऐसी कई चीज़ों का निर्माण कर रही है, जिससे भारत का जो आगे का ग्रोथ और भी सुदृढ़ हो सके। तो मुझे लग रहा है ये तीनों को एक तरह से अच्छे से सुमेल किया गया है, और ये तीन चीज़ों को मैं बहुत मानता हूँ कि ये जो चीज़ कर सकते थे उससे बेहतर हुआ है। जी सर, अगर अब बात की जाए इंश्योरेंस के सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एफडीआई में लिमिट बढ़ोतरी कर दी, 100% कर दिया, तो किस तरह से आप इस निर्णय को देखते हैं? भारत में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है बहुत कम रहा। पिछले 30 सालों में हमने बहुत कोशिश की। विश्व के सामने जो विकासशील देश है या विकसित देश है उसके सभी में इंश्योरेंस का एक अच्छा सा एक फ्रेमवर्क रहता है, जिसमें हर व्यक्ति अपने लाइफ के या हेल्थ के या ऑटोमोबाइल हो, प्रॉपर्टी हो, सभी चीज़ों पे इंश्योरेंस लेते हैं, जिससे कोई भी अनहोनी हो जाए तो उसके सामने उनको एक तरह से मुआवजा मिले। लेकिन भारत में इंश्योरेंस का उतना वो चलन नहीं है, तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो एक तरीका ये भी है कि फॉरेन की कंपनियों को हम भारत में आमंत्रित करें, उनको 100% ओनरशिप का भी एक मौका दे। और एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि जो भी प्रीमियम कलेक्ट होता है वो भारत में ही निवेश होगा। तो मुझे लग रहा है ये सभी चेक्स एंड बैलेंसेस रख के 100% जो निवेश इंश्योरेंस में करने का आज ऐलान किया गया, बहुत सराहनीय है। सर, कैपिटल मार्केट्स के अगर लिहाज से देखा जाए तो किस तरह का एक्सपेक्टेशंस आप देख रहे थे, और देखा जाएगा कि अगर इनकम टैक्स में राहत जहां मिल रही है तो क्या उसका इन्वेस्टमेंट जो हम देख पाएंगे मार्केट में आएगा? तो इनकम टैक्स में जो राहत मिली है उसमें स्वाभाविक है कि जो भी परिवार में करीब हर परिवार में महीने का 4-5 हज़ार से लेकर 8 हज़ार रुपया तक का एक तरह से नया खर्चा करने का भी एक मौका मिल सकता है, या तो निवेश करने का मौका मिल सकता है। जो खर्चा करते हैं तो भी जो कंपनियां कंज्यूमर एरिया में काम करती हैं, जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, ऐसी कोई कंपनियां हो, या तो ऑटोमोबाइल की कंपनियां हो, तो उनको एक तरह से फ़ायदा हो सकता है। और जो निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंडों के द्वारा आजकल 11 करोड़ से भी अधिक निवेशक जो है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनएसई के जरिए निवेश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि निवेश में भी ज़्यादा इनफ्लो आने की संभावना है और कंजम्पशन भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और सामने ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सवाल है, करीब 11.2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप का सरकार ने ऐलान किया है। तो उसमें भी जो कंपनियां सीमेंट में, स्टील में, ऐसी जब चीज़ों में काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां, तो उनमें आपको उनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखेगी। और जो लोगों को वहाँ पर आमदनी मिलती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या इंजीनियर्स हो, वो सब अपना जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ाएंगे। तो मुझे लग रहा है कंजम्पशन की कंपनियों में भी और अच्छा होने की उम्मीद है। जी सर, सॉवरेन वेलफेयर फंड की अगर बात की जाए तो उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, कैसे देखना है इस निर्णय को? एक तरह से आप देखेंगे कि सोवरेन फंड्स होते हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा धनी फंड्स होते हैं, और उनको कैसे भारत में हम लाए, उनको भारत के ग्रोथ में, ग्रोथ स्टोरी में कैसे शामिल करें, उसके लिए ये कदम उठाया गया है। और स्वाभाविक है कि हर कंट्री, हर देश जो है वो सोवरेन फंड्स का जो फंड्स है वो अपने देश में निवेश करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए कई हथकंडे लगाता है। उसमें से एक तरह से भारत ने ये उनको यहाँ पर एक समय अवधि को बढ़ा करके एक तरह से कहा है कि आप यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। और भारत का
भारत में आप निवेश करेंगे तो आपको और रिटर्न्स मिलने की संभावना है। जी सर, अगर अब बात की जाए, कल प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले एक संकेत दिए थे कि मिडिल क्लास लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो क्या आज उस तरह से जो है वो बजट पूरा उन शब्दों पर खरा उतरा है, और अगर आप इसे रेटिंग देंगे तो किस प्रकार देंगे? मुझे लग रहा है कि जो मिडिल क्लास को करीब 1 से 2 लाख रुपए की छूट दी गई है 12.75 लाख रुपीस तक लेकर के, तो मुझे लग रहा है कि स्वाभाविक है कि महालक्ष्मी माता जी का स्वरूप एक तरह से उतर के आया है, और देश के ग्रोथ में भी ये एक तरह से पार्टिसिपेट हर एक जन को करने की एक मौका मिला है। तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें कर सकते हैं कि सरकार अपने खर्चे को कम कर रही है, साथ में ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, और पब्लिक के हाथ में, मिडिल क्लास के हाथ में भी पैसा दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत एक तरह से अच्छा सुयोग, एक सुमेल बिठाया है उन्होंने, और मैं 10 में से 10 अंक इस बजट को दूंगा। सर, आखिरी सवाल, नए निवेशकों के लिए किस तरह से आप सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि कई इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सुबह बाई करते हैं, शाम तक सेल कर देते हैं और उसे ही ट्रेड करने लगते हैं? नहीं, जो सुबह से खरीद के शाम को बेचना, उसको उसको निवेश नहीं कहते, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। आप एक्सपर्ट हो तो ठीक है, लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं हो तो ऐसी जो ट्रेडिंग करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको एक तरह से अभ्यास करके 5-6 साल 10 साल की अवधि के लिए निवेश करना है, और आपके पास समय नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी निवेश करते हो और निवेश कर सकते हैं, लेकिन हर रोज़ सुबह उठ के पूरा दिन उसमें व्यय करना एक तरह से पैसा गंवाने की बात है। तो मेरे हिसाब से वो किसी को करना चाहिए। वैसे ही डेरिवेटिव्स में भी जब आप एक्सपर्ट नहीं हो या आपके पास उतना धन नहीं है तो आपको डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। सर, हमसे बात कर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।